किसान भाइयों, हम समय समय पे आपको नई नई जानकारी देते रहते हैं। वैज्ञानिकों के जो सुझाव हैं वो भी आप तक पहुंचाते हैं। किसान भाइयों के जो अनुभव हैं वो भी आप तक पहुंचाते रहते हैं। आज आकाशवाणी के स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता जी, जो सहायक प्राध्यापक हैं रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में। वन संवर्धन एवं कृषि वानिकी विभाग में आप पदस्थ हैं। डॉक्टर साहब, आपका आकाशवाणी की तरफ से एवं आकाशवाणी के तमाम श्रोताओं की ओर से हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। हमारे किसान भाई खेती करते हैं, साथ साथ में वानिकी भी लगाते हैं, उद्यान की भी करते हैं, बगीचा भी लगाते हैं, साग भाजी की भी खेती करते हैं। यानी कि किसान भाई जो भी काम कर रहा है अपनी खेती में विविधीकरण अपना रहा है, डाइवर्सिफिकेशन में काम कर रहा है, ताकि किसान भाई खेती से ज़्यादा पैसा कमा सके और अपनी आय में वृद्धि कर सके। डॉक्टर साहब, आप वानिकी विभाग से हैं और बात करते हैं कि हमारा किसान भाई खेती के साथ साथ में अगर कृषि वानिकी करता है तो वो कौन कौन से ऐसे पौधे हैं, कौन कौन से ऐसी फसलें हैं जिनको वो अपनी खेती के साथ साथ में मेड़ों पर और सहफसली खेती करके एक अच्छा लाभ कमा सकता है। जी धन्यवाद सर। मैं आपको बताना चाहूँगी कि कृषि वानिकी की जो आपने बात कही वो कृषि वानिकी जो है बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। पेड़ पहले से लगे आ रहे हैं हमारे खेतों पे, लेकिन आज जो समय है जो कृषि वानिकी जिसने एक साइंटिफिक प्रारूप ले लिया है, वैज्ञानिक प्रारूप ले लिया है, जिसमें हम दूरी का हिसाब रखना, पेड़ों के साथ कौन सी फसलें लगाते हैं, उन सारी चीज़ों की जानकारी आज हम अपने किसानों को देते हैं और किसान करते भी हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा विश्वविद्यालय कृषि वानिकी पे पिछले 10 सालों से जो कार्य कर रहा है उसमें हम मालाबार नीम, देसी नीम, शीशम, अरड़ू और कदम और बांस, इस तरह की प्रजातियां कृषि वानिकी में हम जो बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे कि किसानों की न केवल आय में वृद्धि होगी, दूसरी विविधीकरण भी होगा और जो हमारा सूखा पड़ने से जो यहाँ पे क्रॉप के फेल, फसल के फेल होने की जो दिक्कतें आती हैं उनसे भी हम बहुत हद तक उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि बुंदेलखंड में सूखा पड़ता है, पानी की कमी है, उसको देखते हुए हम अगर फसलों का चुनाव करें तो बुंदेलखंड में अगर बात करते हैं बांस की खेती की, तो बांस कहाँ तक सफल है? बुंदेलखंड में अगर हम देखें कम पानी है, किसानों के पास में खूब ज़मीन है, तो अगर वो बांस लगाता है तो बांस की खेती क्या बुंदेलखंड में सफल है हमारे किसान भाइयों के लिए? जी बिल्कुल सर। ऐसा है कि बांस, मैं आपको बताऊं कि जो बांस है सबसे बड़ा उसका एक जो प्लस पॉइंट है कि वो ड्रॉट रेजिस्टेंट है, मतलब सूखे को वो सहन कर सकता है। दूसरा, मृदा संरक्षण में बहुत सहायक है क्योंकि उसकी वृद्धि दर बहुत ज़्यादा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ प्रजातियां बांस की ऐसी भी हैं जो एक दिन में 3-3 फीट तक बढ़ जाती हैं। तो इतना तेजी से बढ़ने वाला बांस न केवल मृदा संरक्षण, जल संरक्षण और दूसरा जो उसका प्रति यूनिट जो प्रोडक्शन है वो भी सबसे उच्चतर होता है उसमें। तो ये बुंदेलखंड के लिए बहुत ही लाभकारी है सर। अब डॉक्टर साहब, बात आती है कि हमारे किसान भाई अगर बांस की खेती करते हैं या कृषि वानिकी में बांस को अपनाते हैं तो किसान भाई कौन सी प्रजाति लगाए जो कि जिसका बढ़वार अच्छी हो और उसका उत्पादन भी अच्छी हो? जी देखिए सर, मैं आपको बताऊंगी कि पहले तो 2 तरह के हमारे बांस होते हैं जो मैं बताना चाहूँगी। एक होता है ठोस बांस और एक होता है खोखला बांस। दोनों का जो उपयोग है वो अलग अलग है। जो ठोस बांस है उसमें हम डेंड्रोकैलेमस स्टिक्टस बुंदेलखंड में मुख्यतः देना चाहते हैं क्योंकि अच्छा उसको नर बांस भी बोलते हैं और उसकी बढ़वार भी अच्छी है। दूसरा जो खोखला बांस है उसमें भी 2-3 वैरायटी हैं, जिसमें बैम्बूसा बल्कुआ है और बैम्बूसा टुल्डा है, वल्गैरिस है। ये हमारे खोखले बांस हैं जिनकी बढ़वार बहुत अच्छी है और दोनों अलग अलग उपयोग में आते हैं। तो इनमें से आप कोई भी लगा सकते हैं, किसानों की मुख्यतः जो इच्छा है वो कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी कि हमारे किसान भाई 2 प्रकार के जो बांस हैं उनको लगा सकते हैं। अब बात ये आती है कि वो जो बांस लगाएगा तो हमारा किसान भाई उसको कैसे लगाए, मतलब सीडलिंग पौधा लेके लगाए या सीधा बीज की सोइंग कर दे ताकि वो पौधा उनका तैयार हो जाए? मैं बताऊंगी किसान भाइयों को कि जो बांस है उसमें बीज का आना तो एक ऐसा फिनोमेना है या ऐसी घटना है जो 25-30 साल 40 साल में आता है। तो बांस के बीजों पे हम निर्भर नहीं रह सकते। जो सबसे मुख्यतः जो तरीका है लगाने का वो है कटिंग के द्वारा और ऑफसेट के द्वारा। तो कटिंग के द्वारा तो सिंपल जो एक साधारण तरीका है, बहुत ज़्यादा आपको
नई कलम नहीं चाहिए, बहुत पुरानी नहीं चाहिए, 1.5 से 2 साल पुरानी कलम से आप कटिंग लगा सकते हो। दूसरा तरीका ऑफसेट तरीका है, उसमें 1-1.5 साल की कलम को आप उसकी जड़ सहित, जैसे किसान भाइयों ने देखा भी होगा कि उसकी जो जड़ होती है दरख्त जैसी होती है, ज़्यादा अंदर नहीं जाती, ऊपर ही ऊपर रहती है, तो उसको जड़ सहित उखाड़ के और ऑफसेट बना के उसका आप उसको लगा सकते हो आसानी से। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अब बात ये आती है कि हमारा किसान भाई अगर 1 हेक्टेयर में बांस लगाता है तो पौधा से पौधा की दूरी क्या रखे, लाइन से लाइन की दूरी क्या रखे, और 1 हेक्टेयर में कितने पौधों की आवश्यकता उसे होगी? देखिए, यहाँ पे जो बांस है, मैं बता दूं आपको कि अलग अलग तरीके से लगाया जा सकता है, जैसे मेड़ पे लगाना या सघन खेती करना, लेकिन मुख्यतः आज हम लोग कृषि वानिकी की बात कर रहे हैं। तो कृषि वानिकी में हमें पता है कि अंतर फसलें भी हमें लेनी होती हैं, तो उस हिसाब से हमारी जो दूरी होती है वो 8x6, 10x10 के हिसाब से हम रख सकते हैं। और प्रति हेक्टेयर की यदि हम बात करते हैं और 8x6 की ही दूरी को मान लिया जाए तो प्रति हेक्टेयर लगभग 208 पेड़ आ जाते हैं, और ये गुच्छे में बढ़ते हैं, आपको पता है, तो दूरी हमें थोड़ी ज़्यादा लेनी होती है। तो 8x6 पे हम बहुत अच्छे से बांस की फसल को लगा सकते हैं। तो 8x6 में यानी कि पौधा से पौधा की दूरी हमारे किसान भाई 8 मीटर रखें और लाइन से लाइन 6 मीटर रखें, या लाइन से लाइन 8 मीटर रखें, पौधा से पौधा 6 मीटर रखें। तो इसमें कुल आपने बताया कि 208 पौधे की आवश्यकता हमारे किसान भाई को पड़ेगी। अब डॉक्टर साहब, बात ये आती है कि हमारा किसान भाई इसको लगा तो लेगा, और बांस की जो फसल है या इसका जो उत्पादन है वो कितने समय में हमारे किसान भाई को मिलना शुरू होगा? जी, वैसे अमूमन जो है 3 से 4 साल में कटने लगता है बांस, लेकिन हम ये मान लेते हैं अर्ध शुष्क परिस्थितियां हैं, नमी की कमी है, तो थोड़ा सा हम इसको 1 साल आगे बढ़ा के 5 से 6 साल में हम इसकी कटिंग ले सकते हैं। और आपको जानकर ये भी एक हैरानी होगी कि 40 साल तक लगातार, जो पहले 5 साल जो हमने लगाया, 5 साल से लेकर 40 साल तक लगातार हम हर साल कटिंग ले सकते हैं। दूसरी चीज़ की जो कटिंग जो हम लेंगे, एक पौधे से लगभग 5 से 6 कटिंग आपकी 5 साल के बाद हर पौधे से निकलना शुरू हो जाएगी। और यदि हम देखें तो 208 पौधे से लगभग 5 से 6 कटिंग निकलेंगी, और प्रति जो कलम है वो लगभग 100 रुपये के हिसाब से आपकी आराम से मार्केट में बिक जाती है। 1 हेक्टेयर में हमारे किसान भाई इन पौधों को लगाते हैं, बांस की खेती करते हैं, तो किसान भाइयों को कितना मुनाफा होगा? जी देखिए, मुनाफे की बात करें तो यदि जब हम लागत की बात करते हैं सबसे पहले, तो प्रति पौधा प्रथम वर्ष में जो हम लोगों का, यदि हम बात करते हैं समतलीकरण की, साइड पूरी भूमि की तैयारी की, गड्ढा खोदने, खाद की, पौधे की, सारी चीज़ों की, तो हम अमूमन ये समझ लीजिए कि एक पौधे पे 350 रुपये प्रथम वर्ष में खर्चा आता है हमारा, जो कि अगले साल हमारा 180 और उसके अगले साल लगभग 150-120 तक उसका खर्चा रह जाता है, जो कि उसके मेंटेनेंस में लगता है। तो यदि हम उसके बात करें कि कितनी उसमें लाभ होगा, तो कुल लाभ की यदि हम बात करते हैं तो वैसे तो यदि हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो लगभग, देखिए कृषि वानिकी की बात कर रहे हैं तो कृषि वानिकी हमारी फसल तो लगी रही है, उसके अलावा जो ये हमारा मुनाफा हो रहा है वो लगभग 25 से 30 हज़ार हमारा कुल जो हमारा नेट फायदा है वो हमें अलग से मिल सकता है लागत को हटाने के बाद। बिल्कुल। अब डॉक्टर साहब बात करते हैं कि खेती के साथ साथ में कृषि वानिकी उसने की एक अलग से एक एक्स्ट्रा इनकम उसको हो गई है। बांस का जो रोपण का समय है वो उचित समय कब है? हमारे किसान भाई इसको कब रोपण करें? जी, किसान भाई जो हैं वो रोपण बरसात में करें और बहुत अच्छे से गड्ढे को खोदें, मिट्टी को भुरभुरी करें, और जो गड्ढा है वो लगभग आपका 30 बाई 30 सेंटीमीटर का गड्ढा होना चाहिए। उसमें लगभग आप 1.5 किलोग्राम खाद मिला सकते हैं, 100 ग्राम यूरिया मिलाइए, 100 ग्राम सुपर फास्फेट और 50 ग्राम पोटास मिट्टी के साथ अच्छे से मिला के और पौधे को अच्छे से रोपित करिए, बराबर पानी दीजिए। और मैं ये एक सलाह और देना चाहूँगी कि यदि सच में आप मुनाफे की खेती करना चाहते हैं बांस के साथ, तो ड्रिप इरीगेशन ज़रूर आप रखिए। और जो मैंने आपको प्रति पौधा बताया उसमें ड्रिप इरीगेशन भी इन्वॉल्व था, उसका जो खर्चा है वो भी उसमें लागत में शामिल था। बुंदेलखंड में आय संवर्धन हेतु कृषि वानिकी आधारित अगर किसान भाई कृषि विविधीकरण करता है तो इसमें हमारा किसान भाई आय संवर्धन के लिए नर्सरी तैयार कर सकता है, नर्सरी बना सकता है, जिससे हमारे किसान भाइयों को एक रोजगार भी मिलेगा। तो खास तौर पर ये समय भी चल रहा है, अगर हमारे किसान भाई नर्सरी की तैयारी करते हैं तो इस समय उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा एक सवाल पूछा कि नर्सरी से हम एडिशनल इनकम और भी ले सकते हैं। जैसे 2-3 साल बाद जब आपका बांस बड़ा हो जाता है तो आप उसकी नर्सरी भी डेवलप कर सकते हो। मतलब आप जो कलम काट के बेच रहे हो
प्लस जो आप फसल बेच रहे हो प्लस उसकी कटिंग से पौध बना के भी बेच सकते हैं। जी। तो जो नर्सरी की है तो नर्सरी की तैयारी अभी से आप कर लीजिए। नर्सरी में आप अभी से 1.5 से 2 साल पुरानी जो कलम है वो आप अपना उसको ले लीजिए और उसमें से कटिंग बना के लगभग एक कटिंग में 2 से 3 लगभग उसमें नोड आनी चाहिए, जिसमें जो जैसे हम बोलते हैं ना गांठ, वो 2 से 3 गांठ एक कलम में होनी चाहिए और उसको हम अपना लगा सकते हैं, पॉली बैग में लगा सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि उसमें थोड़ा सा FIM ज़्यादा होना चाहिए, कोकोपीट हम ले सकते हैं उसमें, और कटिंग हम अभी से तैयार कर सकते हैं जो बरसात में आराम से रोपित की जा सकती हैं। डॉक्टर साहब, किसान भाई नर्सरी की तैयारी कर रहा है जी क्यारी बना रहा है, जी तो क्या ध्यान रखना है? ज़मीन कैसी होना चाहिए? समतल होनी चाहिए, पानी का भराव ना हो, और इसमें कौन सी क्यारी बनाए, रेज बेड बनाए या संकुल बेड बनाए, किन किन बातों का वो ध्यान रखे ताकि उसकी क्यारी अच्छी हो और पौधे अच्छे डेवलप हो? जी देखिए, नर्सरी में जो सबसे ज़रूरी है कि हमारा समतलीकरण तो होना ही चाहिए। दूसरा जो मिट्टी है वो बहुत अच्छे से तैयार की हुई होनी चाहिए, उसमें हम फंजीसाइड वगैरह मिला के तैयार करें जिससे कि किसी तरह का जो फंगस है, जो कवक है वो ना लगे, फफूंदी ना लगे। दूसरी जो बेड है मैं आपको बता दूं, जो बांस है उसको ऐसी जगह चाहिए जिसमें पानी भरे ना, तो उसके लिए हमें जो है रेस बेड बनानी चाहिए। भले ही गर्मी है लेकिन पानी ना भरने की कंडीशन में हमें बैम्बू के साथ, जो बांस के साथ है उसमें हमें रेस बेड बनानी है, पानी की निकासी बहुत अच्छी रखनी है। और दूसरी चीज़ कि किसी भी ऐसी जगह पे मत बनाइए जहाँ पर कचरा पड़ता हो, जहाँ पे गौशाला वगैरह हो, गड्ढा हो, इस जगह पे आप नर्सरी ना बनाइए। और दूसरा कि प्रॉपर सिंचाई का ज़रूर ध्यान रखिएगा, और 3 से 4 दिन 5 दिन में आपको अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, स्प्राउटिंग तुरंत आनी शुरू हो जाती है इसमें। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई कभी कभी छायादार स्थान में भी लगा देते हैं नर्सरी, तो छाया होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अमूमन किसान भाई सोचते हैं गर्मी बहुत है, चलो छायादार स्थान जहाँ पर है वहाँ नर्सरी बना दें, तो क्या ये उचित स्थान है? हाँ देखिए, छाया किसी दूसरे पेड़ की ना हो वो ज़्यादा ध्यान रखना है। यदि आपको छायादार बनाना है तो आप पॉलीथीन का या नेट का छाया दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ की थोड़ा बांस छाया मांगता भी है, थोड़ी उसको ह्यूमिड कंडीशन ज़्यादा चाहिए, तो किसी दूसरे पेड़ पौधे की छाया की बजाय यदि आप नेट की छाया मेंटेन कर सकते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा होगा और उससे रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। डॉक्टर साहब, क्यारी बनाते समय हमारे किसान भाई क्या ध्यान रखें? क्यारी की लंबाई चौड़ाई कितनी होना चाहिए ताकि किसान भाई आराम से निराई गुड़ाई कर सके और पौधों को निकाल सके? जी, जो क्यारी है, क्यारी का जो साइज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, लगभग 1.5 से 2 मीटर चौड़ी होनी चाहिए और उसी रेशियो में लगभग 10 से 12 मीटर लंबी होनी चाहिए। बीच में 2 क्यारियों के बीच में हम 20 से 30 सेंटीमीटर का वॉकिंग मतलब थोड़ा निकलने के लिए रास्ता छोड़ सकते हैं, तो उसमें हम आराम से कटिंग्स लगा सकते हैं। बिल्कुल, ये किसान भाई ध्यान रखें कि जो क्यारी है उसकी लंबाई चौड़ाई नियत रखें, ज़्यादा चौड़ी ना रखें, ताकि फिर बाद में किसान भाई निराई गुड़ाई करते हैं तो पौधे डैमेज होते हैं और आसानी से किसान भाई उसकी निराई गुड़ाई नहीं कर सकता है। जब किसान भाई इसकी पॉलीथीन भरे, मिट्टी भरे, तो मिट्टी भरते समय क्या अनुपात रखे किसान भाई ताकि मिट्टी और कंपोस्ट का एक अनुपात हो जिसमें सॉइल अच्छी हो, फर्टाइल बने और पौधा अच्छा डेवलप हो? तो इसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें यदि हम पॉली बैग भरते हैं तो उसमें हमें मृदा, बालू और खाद का एक नियत अनुपात लेना होता है, जिसमें हम 2:1:1 रखते हैं। जैसे हम उदाहरण के ले सकते हैं कि 2 तसले यदि हमने मिट्टी डाली तो 1 तसला हम बालू डालें और 1 तसला हम खाद डालें, जिससे कि जो कटिंग्स हैं वो अच्छी डेवलप होंगी। और डॉक्टर साहब, नर्सरी के बारे में आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, साथ ही साथ किसान भाई नर्सरी को एक बिजनेस के रूप में अपना सकते हैं, खेती के साथ साथ में नर्सरी बना के दूसरे किसान भाई को बेच सकते हैं और उन नर्सरी से भी एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।